उस एक आंख वाले आदमी ने चंदू से कहा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक थे। चंदू बड़ा हैरान हुआ। उसने उस आदमी को कभी देखा भी नहीं था और वह अंधा उसे ऐसे पहचान रहा था जैसे उसे जानता हो। चंदू ने उस आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, जरा खुलकर बताओ। तब वह एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहां आए थे तब मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी और उनसे 10,000 रुपये लिए थे। अब मैंने 10,000 इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप आया या बेटा, मुझे मेरी आंख चाहिए। यह लो अपने 10,000 और मेरी आंख वापस करो। यह सुनकर चंदू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं और ना ही उसके पिताजी ने कभी उससे इस बारे में कुछ कहा था। उसने उस एक आंख वाले से कहा, भाई, इस समय मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है, ना ही मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में कुछ भी बताया है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर चंदू आगे बढ़ने लगा। तभी वह एक आंख वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। वह सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह मेरी आंख वापस नहीं कर रहा है, जबकि मैं इसके पैसे लौटाने को तैयार हूं। मुझे अभी मेरी आंख चाहिए और अगर इसके पास मेरी आंख नहीं है तो अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे। आसपास खड़े लोगों ने भी चंदू को घेर लिया और उसे एक आंख वाले की आंख लौटाने का दबाव बनाने लगे। यह सब देखकर चंदू घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। चंदू ने कहा, अभी मेरे पास इसकी आंख नहीं है, अगली बार जब आऊंगा तो इसकी आंख लेकर आऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन कोई भी उसे जाने देने को तैयार नहीं था और तभी वहां एक आदमी ने सलाह दी, अभी इसे कुछ पैसे देकर मामला निपटा दो। एक आंख वाले ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपये दे दो, बाकी जब अगली बार आओगे तो मेरी आंख लेते आना। चंदू ने मजबूरी में उसे 5,000 रुपये दे दिए। वह आदमी पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। चंदू ने सोचा, चलो बला टली, 5,000 रुपये में ही पीछा छूट गया। चंदू यही सब सोचता हुआ नगर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने नगर के द्वार में कदम रखा, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक टांग वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने पास आकर कहा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक निकले। तुम्हारे पिता के पास मेरी एक टांग गिरवी रखी है और इस बार उन्होंने तुम्हें भेज दिया। खुद नहीं आए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा। चंदू फिर से चक्कर में पड़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस लंगड़े आदमी ने कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहां आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने 8,000 रुपये में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, तुम अपने रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग वापस कर दो। चंदू फिर से बहुत परेशान हो गया। उसे पिछली घटना याद आ गई और वह सोचने लगा कि अगर इस बार भी उसने मामला नहीं निपटाया तो यह आदमी भी भीड़ इकट्ठा कर देगा और बवाल करेगा। इसलिए उसने सोचा कि इसे भी कुछ पैसे देकर पीछा छुड़ा देना चाहिए। चंदू बोला, देखिए भाई साहब, अभी तो मेरे पास आपकी टांग नहीं है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर ही आऊंगा। तब तक आप कुछ पैसे लेकर मामला खत्म कर दो। उस लंगड़े आदमी ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 4,000 रुपये दे दो और अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। चंदू ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे 4,000 रुपये दे दिए और वह लंगड़ा आदमी वहां से चला गया। अब चंदू बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर देख रहा था कि यहां से क्या खरीदा और बेचा जा सकता है। तभी उसकी नजर बाजार में एक घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। चंदू ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो भी देखे बस उसी में खो जाए। चंदू को अपनी ओर देखता पाकर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। चंदू खींचा चला गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो औरत ने पूछा, लगता है तुम यहां नए हो? चंदू ने सिर हिलाकर हां कहा। तो उस औरत ने कहा, फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए, और हमारे यहां यह परंपरा है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने चंदू को घर में बैठाया और दूध लाने चली गई। कुछ देर बाद वह अंदर से लौटी तो उसके हाथ में सोने का गिलास था जो दूध से भरा हुआ था। उसने वह गिलास चंदू को दिया। चंदू मेहमान नवाजी समझकर पूरा दूध पी जाता है और गिलास नीचे रख देता है। जैसे ही वह गिलास रखता है, वहीं एक बिल्ली आती है और चुपचाप उस सोने के गिलास को मुंह में दबाकर चंदू के जहाज में ले जाकर छिपा देती है। चंदू को इसका जरा सा भी पता नहीं चलता। जब चंदू वहां से जाने के लिए उठता है तो वह सुंदर स्त्री कहती है, अतिथि महोदय, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाइए। चंदू वहां देखता है जहां उसने गिलास रखा था, लेकिन गिलास वहां होता ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री एक ठगनी थी।
जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगती थी। चंदू बार बार कहता है कि उसने गिलास वहीं रखा था, लेकिन औरत आरोप लगाती रहती है कि चंदू ने गिलास चुराकर अपने किसी साथी के जरिए जहाज में छिपवा दिया है। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ देखकर वह स्त्री कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन चंदू अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है, जब मैंने चोरी ही नहीं की तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के क्यों दूं? उसी समय वहां से कोतवाल गुजरता है। सारी बात सुनकर वह पहले चंदू की तलाशी लेता है, लेकिन उसके पास सोने का गिलास नहीं मिलता। तब वह स्त्री कहती है कि चंदू ने गिलास अपने जहाज में छिपा दिया होगा। जब कोतवाल जहाज की तलाशी लेता है तो सच में उसे वहां सोने का गिलास मिल जाता है। यह देखकर कोतवाल चंदू को गिरफ्तार कर लेता है और राजा के दरबार में पेश करता है। राजा चंदू को 6 महीने की सजा सुनाता है और उसका जहाज भी जब्त कर लिया जाता है। 6 महीने जेल में रहने के बाद जब चंदू बाहर आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता। वह एक गरीब और असहाय व्यक्ति की तरह सड़कों पर भटकने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वह आदमी चंदू से पूछता है कि वह कौन है और क्यों भटक रहा है। चंदू गहरी सांस लेकर अपनी पूरी कहानी उसे सुना देता है। उस आदमी को चंदू पर दया आ जाती है। वह कहता है, भाई, यह ठगों की नगरी है। जो एक बार यहां फंस जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर वह चंदू से कहता है कि अगर उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो वह उसके साथ रह सकता है। वह आदमी गाना गाकर अपना पेट पालता है और चंदू को सलाह देता है कि अगर उसे नाचना आता है तो वह औरत का भेष बनाकर उसके साथ नाचे और वह गाएगा। मजबूरी में चंदू को यह बात माननी पड़ती है। वह औरत का भेष बनाकर उसके साथ नाच गाना शुरू कर देता है। इसी तरह 8 महीने बीत जाते हैं। उधर चंदू की पत्नी तारा अपने पति का इंतजार कर रही होती है। 8 महीने बीत जाने के बाद भी जब चंदू वापस नहीं आता तो तारा अपने सास ससुर से कहती है कि वह अब अपने पति को ढूंढने जाएगी। अब किसी नगर में सेठ रघुनाथ और सेठानी सावित्री देवी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम चंदू था। चंदू बहुत ही नखरे स्वभाव का था। जब चंदू जवान हुआ तो सेठ रघुनाथ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब चंदू ने कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जो भी पत्नी बने मैं उसे रोज 10 जूते मारूं। सेठ रघुनाथ और सावित्री देवी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन अपनी बेटी को रोज 10 जूते खाने के लिए देगा। एक दिन उसी नगर में एक सेठ आया जिसका नाम हरिशंकर लाल था। वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें चंदू के बारे में बता दिया कि सेठ रघुनाथ के यहां भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तब सेठ हरिशंकर लाल सेठ रघुनाथ और सावित्री देवी से मिलने उनके घर आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। चंदू भी वहीं मौजूद था। चंदू ने झट से कह दिया, देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं रोज 10 जूते मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह रोज 10 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की के पिता हरिशंकर लाल यह सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे, कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पिटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ हरिशंकर लाल वहां से उठे और अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया? हरिशंकर लाल बोले, मैंने तो साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ, अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन देगा? सेठानी बोली, अच्छा ही किया आपने। हरिशंकर लाल बोले, मैंने तो साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ, अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन देगा? सेठानी बोली, अच्छा ही किया आपने जो ऐसे रिश्ते के लिए हां नहीं की। पास ही उनकी बेटी तारा खड़ी सब सुन रही थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार तारा बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा? तारा बोली, पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उसी लड़के से करवा दीजिए। हरिशंकर लाल को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर समझाया, अरे पगली, रोज 10 जूते खाकर तो तुम्हारे सिर के बाल उड़ जाएंगे। ऐसे पागल आदमी से शादी क्यों करेगी? तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन तारा नहीं मानी। वह बार बार यही कहती रही, पिताजी, आपको मेरी कसम है, आप मेरा विवाह उसी से कर दीजिए। आखिरकार हरिशंकर लाल फिर से सेठ रघुनाथ के घर गए और चंदू से कहा, बेटा, अगर तुम्हें दान दहेज चाहिए तो बताओ,
जो मांगोगे देंगे, पर यह शर्त हटा दो कि रोज अपनी पत्नी को 10 जूते मारोगे। चंदू बोला, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मेरी शर्त यही रहेगी। अगर शादी करनी है तो करो, वरना अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ढूंढ लो। अब लड़की के पिता क्या करते? बेटी की भी यही जिद थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और तारा दुल्हन बनकर चंदू के घर आ गई। सेठ हरिशंकर लाल ने खूब दान दहेज भी दिया। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू तारा का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद तारा की सास कमला देवी ने उसे खाना खिलाया और रात को उसे उसके कमरे में छोड़कर संगीत आ गई। पहली रात तारा अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी चंदू आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अना सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। तारा ने कहा, देखिए 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, तो मैं इन 10 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी ये शादी की। आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं मारा, तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाएंगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना मैंने खाया वह आपके पिता सेठ दयानंद की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कुछ खाया है, तो आप किस अधिकार से मुझे जूते लगाएंगे? पहले अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ, तभी तो तुम 10 जूते लगाने के हकदार हो पाओगे। यह सुनकर चंदू बिल्कुल चुप हो गया। वह सोचने लगा कि बात तो सही कह रही है, जो कुछ भी है वह सब उसके माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि उसने खुद तो अब तक कुछ कमाया ही नहीं। चंदू को अपनी पत्नी की बात सुनकर एक झटका सा लगा और वह अगले दिन अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। चंदू की बात सुनकर सेठ दयानंद मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले, बेटा बात तो तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना धन है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर बात तो यही है कि इसमें तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं है। चंदू को यह बात चुभ गई और उसने अगले ही दिन से व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता सेठ दयानंद एक बड़े व्यापारी थे, जो जहाजों पर माल लाद कर दूसरे देशों में खरीदने बेचने का काम करते थे। चंदू ने भी यही व्यापार करने की ठानी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मुझे बस एक जहाज दे दीजिए और व्यापार के लिए थोड़ा धन दे दीजिए। आप देखना मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। इतना कहकर चंदू ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारी ली और व्यापार करने के लिए चल पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी तारा से कहा, तुम देखना मैं जल्दी ही बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। फिर संगीत, उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना समय मुझे रास्ते में लगेगा हर दिन के हिसाब से तुम्हें उतने ही जूते लगाऊंगा। ये सुनते ही तारा ने हंसते हुए कहा, ठीक है मेरे स्वामी, जब आप लौट कर आओगे तो मेरा सिर आपके सामने झुका होगा। जितनी मर्जी हो उतने जूते लगा लेना। चंदू सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को अब यह सोचकर संतोष हो रहा था कि उन्हें बहुत ही समझदार बहू मिली है, जो उनके बिगड़ैल बेटे को अवश्य ही सही रास्ते पर ले आएगी। उधर चंदू अपने पानी के जहाज में सफर कर रहा था। 3-4 दिन का सफर वह तय कर चुका था। एक दिन चंदू ने एक बंदरगाह पर रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने वहीं अपने जहाज को किनारे पर लगवाया और उस नगर का जायजा लेने के लिए बाहर निकल गया। जिस शहर में वह रुका था वह ठगों का शहर था। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा सामने से एक आदमी लाठी के सहारे चला आ रहा है। जब वह आदमी उसके पास आया तो चंदू ने देखा कि उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, जिससे पता चलता था कि वह एक आंख से अंधा है। उस एक आंख वाले आदमी ने चंदू से कहा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक थे,